Good evening, everybody. कल हम लोगों ने लोक प्रशासन का क्षेत्र पढ़ा था और क्षेत्र टॉपिक को कंप्लीट कर लिया था। लोक प्रशासन की प्रकृति भी हमने पढ़ ली थी और लोक प्रशासन का अर्थ, तीन टॉपिक हमने पढ़ लिए हैं। लोक प्रशासन का अर्थ, प्रकृति और क्षेत्र। तो अब हमारा जो पहली यूनिट है, उस पहली यूनिट में लोक प्रशासन का अर्थ, प्रकृति, क्षेत्र और महत्व वाला टॉपिक बचता है। लेकिन ये महत्व वाला टॉपिक मैं अभी नहीं कराऊंगा। इस टॉपिक में महत्व पर कोई बहुत ज़्यादा ऐसा पढ़ाने का कुछ है नहीं। इस पे जो क्वेश्चन आते हैं वो लोक प्रशासन के महत्व को लेकर के कुछ स्टेटमेंट आते हैं एग्जामों में। जैसे यदि हमारी सभ्यता असफल होती है तो इसका मूल कारण प्रशासन का विखंडन होगा। ये परिभाषा किसने दी है? बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है। तो लोक प्रशासन के महत्व को समझाने के लिए बहुत सारे विचारकों के द्वारा दिए गए स्टेटमेंट या कथन आते हैं, तो उन कथनों को हमें याद करना पड़ेगा। एग्जाम में सीधे सीधे वही पूछे जाते हैं, बाकी समझाने का ज़्यादा कुछ है नहीं। तो चूंकि मैंने लोक प्रशासन का अर्थ जब पढ़ाया था तो उसमें परिभाषाएं छोड़ दी थी, लोक प्रशासन की परिभाषाएं भी नहीं पढ़ाई थी। उसके पीछे रीजन ये था कि अभी मैं परिभाषाएं आपको याद दिलाऊं। अभी आपको परिभाषाओं को देने वाले जो विचारक हैं उनके नाम ही अजीब से लग रहे हैं। सारे विदेशी नाम है, नामों से आप परिचित नहीं हो अभी, तो परिभाषाएं याद होना बहुत मुश्किल है जब नाम ही नहीं पता, तो नाम ही याद नहीं है। तो मैं पहले सेकेंड यूनिट स्टार्ट करूंगा और सेकेंड यूनिट में थ्योरीज ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन के सिद्धांत, उस टॉपिक के अंदर एक एक करके बहुत सारे, मैंने बताया था 12-13 विचारकों को पढ़ाऊंगा। और उन विचारकों को पढ़ते टाइम इन विचारकों के नाम इतनी बार आपके सामने आएंगे, इतनी बार 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 ये बोले जाएंगे कि आप लोगों को ये नाम याद हो जाएंगे। जब आप लोगों को ये नाम, अधिकांश नाम याद हो जाएंगे, उसके बाद में जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद लोक प्रशासन का उद्भव विकास पढ़ाऊंगा। एक और टॉपिक है इसमें, लोक प्रशासन का उद्भव विकास, पहली यूनिट में ही। तो उद्भव विकास कंप्लीट कराने के पश्चात मैं वापस आपको प्रिंटेड नोट्स दूंगा, कुछ 2-3 पन्नों में, ज्यादा नहीं है। उनमें परिभाषाएं लिखी हुई होंगी, उसमें लोक प्रशासन और प्रशासन की परिभाषाएं भी मिलेंगी आपको, और साथ में लोक प्रशासन के महत्व से संबंधित परिभाषाएं भी मिलेंगी। और उनको हम 15-20 मिनट के अंदर अंदर यहीं पे क्लास में मैं आपको ट्रिकी वे में याद करवा दूंगा, ठीक है ना? तो इसलिए उसके लिए परेशान नहीं हो, महत्व टॉपिक भी आपका हो जाएगा। अभी मैं उसको नहीं पढ़ा रहा हूं, ये महत्व टॉपिक को अभी मैं यहीं पे छोड़ रहा हूं। चिंता नहीं करें, मैं करवाऊंगा। जब लास्ट क्लास होगी उस दिन पूछ लूंगा कि कोई टॉपिक रहा तो नहीं, अगर रह जाए तो मुझे तब याद दिला देना, तब करवा दूंगा। पहली बात तो रहेगा नहीं महत्व, और दूसरी बात एक और टॉपिक है उद्भव एवं विकास। उद्भव एवं विकास, ये भी टॉपिक मैं अभी नहीं करवा रहा हूं क्योंकि ये समझ में नहीं आएगा अभी, इनको मैं बाद में कराऊंगा। अब मैं टॉपिक ले रहा हूं और आप लोग भी हेडिंग डालेंगे, लोक प्रशासन के सिद्धांत। लोक प्रशासन के सिद्धांत, लोक प्रशासन
के सिद्धांत, इंग्लिश में जरूर लिखना, थ्योरीज ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, थ्योरीज ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें हम लोगों को कई सारी थ्योरीज पढ़नी है, कई सारे विचारकों को पढ़ना है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत, साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी। वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत या विचारधारा, कुछ भी कह लीजिए, इससे संबंधित विचारक है F.W. टेलर। आज हम यही विचारक पढ़ेंगे। दूसरा है शास्त्रीय या परंपरागत सिद्धांत। इसमें हम कई सारे विचारकों को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें हेनरी फेयोल। सबसे पहले हम हेनरी फेयोल को पढ़ेंगे। हेनरी फेयोल को पढ़ने के बाद दूसरा विचारक पढ़ेंगे हम लूथर गुलिक। लूथर गुलिक के बाद में हम पढ़ेंगे तीसरा विचारक, जिसका नाम है लिंडाल उर्बिक। उसके बाद हम पढ़ेंगे मूने और रेले। मूने रेले। मूने रेले पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे इसमें मैक्स वेबर। और मैक्स वेबर के बाद लास्ट विचारक होगा MP फॉलेट। मतलब शास्त्रीय विचारधारा के ये प्रमुख विचारक हैं जिनको हमें एक एक करके पढ़ना है। शास्त्रीय विचारधारा के विचारक। फिर इसके बाद तीसरी विचारधारा आती है मानव संबंध विचारधारा। मानव संबंध विचारधारा या मानव संबंध सिद्धांत। और इसमें जो प्रमुख विचारक है उसका नाम है एल्टन मेयो। एल्टन मेयो को पढ़ेंगे। चौथी विचारधारा है व्यवहारवादी विचारधारा। व्यवहारवादी सिद्धांत या विचारधारा इसके अंदर हम कई सारे विचारक पढ़ेंगे, जैसे चेस्टर बर्नार्ड, हर्बर्ट साइमन,
अब्राहम मैस्लो, मैकग्रेगर और हजबर्ग। चेस्टर बर्नार्ड, हर्बर्ट साइमन, अब्राहम मैस्लो, मैकग्रेगर, हजबर्ग। हम ये सारे के सारे विचारकों को डिटेल में पढ़ेंगे। यहां से आपके क्वेश्चन आते हैं। कौन सा रह गया आपका? हो गए सारे? देखो, इसके अलावा एक विचारक और है, एफ.डब्ल्यू. रिक्स। रिक्स को हम लोग अलग से नहीं पढ़ेंगे। जब मैं उद्भव विकास पढ़ाऊंगा तो चौथे चरण में उसकी कहानी अपने आप आ जाएगी। देखो कितने विचारक हो गए आपके सामने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 विचारक हम लोगों को पढ़ने। मैंने कहा था आपको सिलेबस बताते समय कि हम लोग 12-13 विचारकों को पढ़ेंगे और एक एक विचारक को बड़े डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे। और एक बात बता दूं मैं आपको कि पूरा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है। ये विचारधाराएं ही हैं, सिद्धांत ही हैं, थ्योरीज हैं। अगर ये थ्योरीज किसी को समझ में आ गई तो पूरा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन समझ में आ जाएगा, और अगर ये थ्योरीज समझ में नहीं आई तो फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी समझ में नहीं आएगा। लोक प्रशासन का उद्भव विकास टॉपिक को मैं बाद में इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि इसको पढ़ने के बाद ही लोक प्रशासन का उद्भव विकास सही से समझ में आएगा। इन्हीं थ्योरीज की बात आएगी उसमें, विकास की कहानी में इन्हीं विचारकों के नाम आएंगे आपके सामने। तो इसलिए आप लोगों को इसे बहुत अच्छे से पढ़ना है। और एक और टॉपिक आपका जो सेकंड यूनिट में दे रखा है वो है प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, संगठन के सिद्धांत। ये तो क्या है? थ्योरीज ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। वहां पर क्या हो गया? प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो प्रिंसिपल जो होते हैं वो प्रिंसिपल बेसिकली दूसरी यूनिट के अंदर आते हैं, दूसरे सिद्धांत के अंदर आते हैं। तो वो स्पेशली पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन काफी हद तक उनके बारे में आपको जानकारी यहीं पे मिल जाएगी। तो एक तरह से हम देखें पूरे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की रीढ़ की हड्डी, आधार स्तंभ ये वाला टॉपिक है। और थ्योरी थोड़ी सी टेक्निकल है, बारीकियां हैं। अब तक आप लोगों को मेरे साथ पढ़ते हुए ये समझ में आ गया होगा कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है, इसमें बारीकियां बहुत हैं, इसमें दिमाग लगाना पड़ता है। अगर आप अनुमान से आंसर दोगे तो गलत होगा, और पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो उसके बाद आप क्वेश्चन करोगे तो 100% सही होगा। मैं आपको यकीन दिला रहा हूं, बहुत आराम से, इत्मीनान से एक एक विचारक को बड़े डिटेल में पढ़ेंगे, आपको समझ में भी आएगा। नहीं समझ में आए पूछ लेना, पूछने के लिए मना नहीं है। एक कल क्वेश्चन बाहर स्टूडेंट ने पूछा था कि सब प्रकृति में जो कला और विज्ञान में क्वेश्चन कैसे आएंगे। तो क्वेश्चन जो हैं पिछले सालों के एग्जामों में आए हुए, जहां भी कहीं मिल जाए, सेकंड ग्रेड में हो, जो पिछले साल पहले 5-7 एग्जाम हो चुकी हैं सेकंड ग्रेड की, उनमें आपके क्वेश्चन जो आए हुए हैं उन क्वेश्चंस को सॉल्व करें। उससे पता लग जाएगा कि एक तो कि आपको पढ़ाया जा रहा है वो क्वेश्चन सॉल्व होते हैं कि नहीं होते उनसे। दूसरी बात, प्रकृति में कला और विज्ञान वाला टॉपिक है, उसमें ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से कौन कला का समर्थक है और कौन विज्ञान का समर्थक है। वो मैंने लिखा दिया, वो आपको याद करना है। निम्न में से कौन सी कला होने की विशेषता नहीं है।
अब वो क्या करेगा कि 3 तो विशेषताएं कला होने की दे देगा और 1 विशेषता विज्ञान होने की दे देगा। तो आप लोग छांट सकते हैं कि निम्न में से कौन सी कला होने की विशेषता नहीं है, यानी विज्ञान होने की विशेषता है वो ही कला होने की विशेषता नहीं है। इस तरह से उल्टा भी कर सकता है, निम्न में से कौन सी विज्ञान होने की विशेषता नहीं है। इस तरह के भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। आपसे ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है जो मैंने निष्कर्ष लिखाया था कि लोक प्रशासन की प्रकृति के संबंध में क्या सही है, लोक प्रशासन की प्रकृति के संदर्भ में क्या सही है। लोक प्रशासन एक कला है, ऑप्शन ए। लोक प्रशासन एक विज्ञान है, ऑप्शन बी। ऑप्शन सी, लोक प्रशासन कला और विज्ञान दोनों हैं। और डी आंसर हो गया लोक उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या आंसर होगा? सी आंसर हो जाएगा। ऐसे भी पूछ सकता है, ऑप्शन चेंज कर दे, लोक प्रशासन केवल कला है, लोक प्रशासन केवल विज्ञान है, लोक प्रशासन वर्तमान में कला है, भविष्य में सामाजिक विज्ञान बनने की ओर अग्रसर है। तो आंसर ये सी वाला जो तीसरा है वो सही हो जाएगा। समझ में आ गया मेरी बात? इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। सारी बातें मैंने आपको डिटेल में बड़े आराम से प्रैक्टिकल एग्जांपल्स दे दे करके मैंने आपको समझाई हैं। आप लोग ध्यान से सुनोगे, समझ में आएगा सारा कुछ। तो हेडिंग डालो वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत। वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत क्या? 3 नंबर में मानव संबंध सिद्धांत, एल्टन मेयो। एल्टन मेयो। वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत। और वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत को देने वाला विचारक कौन है? एल्टन टेलर। कौन है? टेलर। तो सबसे आज हम ये देखते हैं कि टेलर को पढ़ेंगे, तो टेलर को पढ़ने के साथ वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत अपने आप समझ में आ जाएंगे। तो हेडिंग डालो फ्रेडरिक, इसमें भी सब हेडिंग डालनी है। फ्रेडरिक विंस्लो टेलर, FW टेलर शॉर्ट में लिखते हैं, पूरा नाम है इसका फ्रेडरिक विंस्लो टेलर। टेलर से संबंधित क्या क्या बातें हमको पढ़नी है पूरा डिटेल में बता देता हूं, एक साथ एक चार्ट के माध्यम से बता देता हूं। सबसे पहले हम इसका परिचय पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? परिचय। परिचय पढ़ेंगे। उसके बाद दूसरा टॉपिक होगा हमारा, देखो नामों से घबराना मत, मैं सब कुछ सिंपल कर दूंगा, बस नाम हैं जो हैं उनको तो मैं बदल नहीं सकता। स्टाखानोबाइट। स्टाखानोबाइट क्या होता है इसके बारे में मैं बताऊंगा, जब आप लोग समझ जाओगे अपने आप आसान हो जाएगा। तीसरा है शोल्डरिंग। लिखते जाइए आप लोग, स्टाखानोबाइट, शोल्डरिंग, पूर्व मान्यताएं, पूर्व कल्पनाएं या पूर्व मान्यताएं, पूर्व मान्यताएं या पूर्व कल्पनाएं। वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत। वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत। फिर है टॉपिक हमारा मानसिक क्रांति। फिर उसके बाद टॉपिक है हमारा तकनीकें। उसके बाद टॉपिक है हमारा सहयोगी। सहयोगी के बाद लास्ट टॉपिक है
आलोचना। यानी क्या हुआ, पब्लिक एड समझ में नहीं आ रहा क्या? पढ़ लिया, अच्छा ठीक है। मुझे क्या है, कई बार जब क्लास में बीच में उठ के जाते हैं ना तकनीकें, तो मुझे लगता है कि शायद ये पसंद नहीं आ रहा मेरा पढ़ाना, या उनको समझ में नहीं आ रहा। ऐसा लगता है, प्रतीत होता है। ये बात सही है कि मैं हंसी मजाक कम करता हूं, टाइम पास कम करवाता हूं, पढ़ाता ज्यादा हूं, बट टाइम पास करने में नुकसान आपका ही होता है। दवाई कड़वी होती है लेकिन ले लेनी चाहिए, क्योंकि बुखार उतर जाता है। सही है कि नहीं? ये सब्जेक्ट ऐसा है, बोरिंग है, लेकिन कॉन्सेप्चुअल है, दिमाग लगवाता है। लेकिन पढ़ लोगे, अच्छे से समझ में आ जाएगा, आपका सिलेक्शन भी यही सब्जेक्ट करवाएगा। नोट कर लिया? सबसे पहले हेडिंग डालो परिचय। एक एक करके हम लोग सारे टॉपिक्स को पढ़ेंगे। सबसे पहला है परिचय, और पहला पॉइंट लिखो। परिचय में पहला पॉइंट लिखो, परिचय में पहला पॉइंट लिखो, टेलर का जन्म, टेलर का जन्म 1856 में, टेलर का जन्म 1856 में अमेरिका में शिकागो के पास, अमेरिका में शिकागो के पास एक कस्बे में हुआ। अमेरिका में शिकागो के पास एक टाउन, कस्बे में हुआ। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, ये मूलतया मैकेनिकल इंजीनियर थे। ये मूलतया मैकेनिकल इंजीनियर थे। नेक्स्ट पॉइंट लिखें, ये मूलतया मैकेनिकल इंजीनियर थे। नेक्स्ट पॉइंट लिखें, इन्हें वैज्ञानिक की श्रेणी में भी रखा जाता है। इन्हें वैज्ञानिकों की श्रेणी में भी रखा जाता है। इन्हें वैज्ञानिकों की श्रेणी में भी रखा जाता है। क्योंकि इन्होंने वैज्ञानिक प्रबंध संबंधी तकनीकों, वैज्ञानिक प्रबंध संबंधी तकनीकों एवं सिद्धांतों का आविष्कार किया। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इन्हें
वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत, इन्हें वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत, इन्हें वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत या विचारधारा का जनक या पिता भी माना जाता है। वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांतों का जनक या पिता भी माना जाता है। नेक्स्ट लिखो, इन्होंने उद्योगों में उत्पादन को बढ़ाने पर विशेष बल दिया। इन्होंने उद्योगों में उत्पादन को बढ़ाने पर विशेष बल दिया। नेक्स्ट लिखो, इन्होंने संगठन में कार्यों के वैज्ञानिक प्रबंधन पर बल दिया। कार्यों के वैज्ञानिक प्रबंधन पर बल दिया। नेक्स्ट पॉइंट लिखें, इन्होंने अपने अध्ययन में ट्रिपल ई एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? कार्य कुशलता। इकोनॉमी, मितव्ययता, इफेक्टिवनेस, प्रभावशीलता। ट्रिपल ई अर्थात एफिशिएंसी कार्यकुशलता, इकोनॉमी यानी मितव्ययता और इफेक्टिवनेस प्रभावशीलता को, हाँ बिल्कुल रुक गया। प्रभावशीलता, एफिशिएंसी, इकोनॉमी एंड इफेक्टिवनेस अर्थात ट्रिपल ई को बढ़ाने पर बल दिया। अर्थात इसमें लिखो, अर्थात किसी कार्य को कम से कम लागत पर अधिक कार्य कुशलता, कम से कम लागत पर अधिक कार्य कुशलता और
प्रभावशीलता, अधिक कार्यकुशलता और प्रभावशीलता के आधार पर करने को कहा, प्रभावशीलता के आधार पर करने को कहा। नेक्स्ट लिखो, ये कार्य परिस्थितियों को अर्थात काम करने की भौतिक दशाओं को, ये कार्य परिस्थितियों को अर्थात काम करने की भौतिक दशाओं को, ये कार्य परिस्थितियों को अर्थात काम करने की भौतिक दशाओं को सुधारने पर बल देते हैं। नेक्स्ट लिखो, इन्होंने मिडवेल स्टील कंपनी में, इन्होंने मिडवेल स्टील कंपनी में कार्य किया। नेक्स्ट लिखो, वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत को पहला व्यवस्थित प्रबंधकीय सिद्धांत माना जाता है। पहला व्यवस्थित प्रबंधकीय सिद्धांत माना जाता है। नेक्स्ट लिखो, वैज्ञानिक प्रबंध शब्द सर्वप्रथम लुई ब्रैंडिज ने 1910 में प्रतिपादित किया। लुई ब्रैंडिज ने 1910 में प्रतिपादित किया या दिया। हालांकि इसी में लिखे आगे, हालांकि वैज्ञानिक प्रबंध के क्षेत्र में चार्ल्स बेबेज, हेनरी टाउनी, मैटकॉफ, चार्ल्स बेबेज, हेनरी टाउनी, मैटकॉफ आदि अनेक विचारकों ने भी कार्य किया, परंतु इस क्षेत्र में
परंतु इस क्षेत्र में सर्वाधिक व्यवस्थित अध्ययन टेलर द्वारा किया गया सर्वाधिक व्यवस्थित अध्ययन टेलर द्वारा किया गया तथा वैज्ञानिक प्रबंधन के सिद्धांत प्रतिपादित किए गए तथा इन सिद्धांतों को लोकप्रिय बनाया। अतः टेलर को वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत का जनक या पिता माना जाता है। वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत या विचारधारा का जनक या पिता माना जाता है। नेक्स्ट लिखें। थक गए? थोड़ा सा हो रहा है, फिर समझाऊंगा, फिर आपको आराम मिलेगा, मैं बोलूंगा। लिखो। टेलर द्वारा प्रतिपादित वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांतों की लोकप्रियता वैज्ञानिक प्रबंध आंदोलन के रूप में तेजी से अमेरिका और यूरोपीय देशों में फैली। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। अमेरिका एवं यूरोपीय देशों में इसे टेलरवाद या टेलरिज्म, इंग्लिश में लिखना चाहो तो इंग्लिश में लिख लेना, हिंदी में लिखो तो ऐसे भी लिख सकते हो। टेलरिज्म के नाम से जाना गया।
टेलरवाद या टेलरिज्म के नाम से जाना गया। टेलरवाद या टेलरिज्म के नाम से जाना गया। नेक्स्ट लिखो, इनकी प्रमुख रचनाएं, इनकी प्रमुख रचनाएं। सबसे पहला लिखो ए पीस रेट सिस्टम। $1895। शोप मैनेजमेंट, 1903। दी आर्ट ऑफ कटिंग मेटल, 1906। ये सारे के सारे क्या थे? लेख थे, इसके निबंध थे, लेख या निबंध। और पुस्तक चौथे नंबर पे आएगी प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, 1911 में। और ये लास्ट वाली क्या है? बुक है। अब आप लोग लिखना बंद कर दें और केवल ध्यान से मैं एक कहानी सुना रहा हूं, वो कहानी सुने। देखो, समझने की कोशिश करें। टेलर का जन्म मैंने बताया था कि अमेरिका में हुआ। अमेरिका में 1856 में शिकागो में हुआ था। शिकागो के पास एक छोटा सा गांव था, टाउन था, वहां पे इनका जन्म हुआ था। देखिए, अमेरिका में जब इनका जन्म हुआ था तो इनका जन्म बहुत ही गरीब परिवार में हुआ था। इनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। इसके जन्म के कुछ समय पश्चात, ध्यान से सुनना, जन्म के कुछ समय पश्चात ही इनके पिताजी की मृत्यु हो गई। एक तो आर्थिक रूप से पहले से ही गरीब थे, मजदूरी करते थे पिताजी भी। पिताजी की मृत्यु हो गई, बच्चा छोटा ही था, और छोटा होने के बावजूद उसकी माँ ने इसका लालन पालन किया। और माँ जो है मेहनत मजदूरी करने लगी, और मेहनत मजदूरी करते करते धीरे धीरे इसको पालन पोषण इसका करती रही। ये बड़ा होता गया, इसको सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए भेज दिया। ये भी जैसे जैसे बड़ा हुआ, बड़ा होने के साथ अपनी माँ के काम में हाथ बटाने लगा। ये मेहनत मजदूरी भी करने लगा और सरकारी स्कूल में पढ़ने भी जाता था। पढ़ाई से टाइम बचता, माताजी के साथ में मदद करता था। ये जैसे हम सुनते हैं अब्राहम लिंकन साहब के बारे में सुनते हैं, और हमारे जो लाल बहादुर शास्त्री के बारे में सुनते हैं, वही बातें लगभग वैसी ही परिस्थितियां इनके सामने भी थी। ये दोस्तों से उधार किताबें मांग करके और रोड लाइट के नीचे बैठ करके पढ़ते थे। तो उस समय ये जो हैं विषम परिस्थितियों में इनका जीवन यापन हुआ। इनका पालन पोषण किन परिस्थितियों में हुआ? विषम परिस्थितियों में।
लेकिन ये टैलेंटेड थे, जन्मजात टैलेंटेड थी, भगवान ने इनको बुद्धि अच्छी दी थी, ब्रेन बहुत अच्छा दिया था इनको। और इसको जब ब्रेन दिया था, ये इंटेलिजेंट व्यक्ति थे, साइंटिफिक माइंड था इसका। इसने पढ़ाई की, पढ़ाई करते करते ये 10वीं 12वीं जो होती है इंटर पास कर ली, और पास करने के बाद में इसने साइंस सब्जेक्ट ले लिया और मैथ साइंस लेकर के इसने बीटेक की डिग्री हासिल की। आईआईटी, हमारे यहाँ जैसे आईआईटी होती है ना, ऐसे ही वहां पे भी आईआईटी में ये सेलेक्ट हुए। आईआईटी में सेलेक्ट होने के बाद में इन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीटेक की डिग्री हासिल की। इन्होंने काम तो बहुत सारी कंपनियों में किया, जैसे जैसे बड़े होते गए घर का खर्चा चलाने के लिए काम तो इनको करना पड़ा। बेथलेम स्टील कंपनी थी, लेकिन मेनली जो इनका एक्सपेरिमेंट, तो इन्होंने जो मेनली काम किया वो काम किया था मिडवेल स्टील कंपनी में। किसमें किया था? मिडवेल स्टील कंपनी में। मिडवेल स्टील कंपनी में जब इसने काम किया तो माना कि ये मिडवेल स्टील कंपनी है, कंपनी भी संगठन होती है, कंपनी भी अपने आप में एक संगठन होती है। तो ये निजी संगठन से ही लीजिए, ये मिडवेल स्टील कंपनी है, और मिडवेल स्टील कंपनी में इसने एज ए मजदूर की हैसियत से काम करना स्टार्ट किया। मतलब ये मजदूर की हैसियत से कंपनी में भर्ती हुआ, साथ साथ पढ़ाई भी करता गया, और पढ़ाई करते करते धीरे धीरे वो इस कंपनी में बीटेक की डिग्री हासिल करके यहाँ पे इंजीनियर भी बन गया, इंजीनियर बन गया। दोस्तों ये इंजीनियर बना, और इंजीनियर बनने के साथ ये आगे भी पढ़ाई कंटिन्यू करना चाहता था। इंटेलिजेंट था, कभी भी एग्जामों में फेल नहीं होता था। इसने क्या किया कि दुनिया की नंबर 1 यूनिवर्सिटी उस समय भी हुआ करती थी और आज भी है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस टेस्ट दिया, ये एमटेक वगैरह पीएचडी वगैरह करना चाहता था, लेकिन इसने टेस्ट तो पास कर लिया। टेस्ट में पास होने के बाद में ये व्यक्ति क्या किया इसने कि टेस्ट पास करने के पश्चात आगे पढ़ाई करने लगा, लेकिन बीच में ही इसकी बदकिस्मती वापस से सामने आ गई। और बदकिस्मती क्या रही, इसको बीच में पढ़ाई छोड़नी पड़ी। क्यों छोड़नी पड़ी? इसको बीच में पढ़ाई इसलिए छोड़नी पड़ी क्योंकि इसकी आंखों की रोशनी कमजोर हो गई। इसको छोटे अक्षर किताबों के दिखाई देने में दिक्कत होने लगी। उस समय साइंस इतनी डेवलप नहीं थी कि इलाज हो जाता। उसका कारण ये था कि बचपन से इसने जो पढ़ाई की थी वो घर के अंदर गरीबी में की थी, और गरीबी की स्थिति में जो मिट्टी का तेल का दिया जलाते हैं, उस दिए की रोशनी में इसने पढ़ाई की। रोशनी भी कम होती है, उसका काला धुआं जो निकलता है वो आंखों में लगता था। तो इन कारणों से इसकी रोशनी थोड़ी कमजोर हो गई और इसको अपनी एमटेक की डिग्री बीच में ही छोड़नी पड़ी। डिग्री छोड़नी पड़ी, डिग्री छोड़ दी, पढ़ाई छोड़ दी। पर वो कहते हैं ना कि टैलेंटेड व्यक्ति जो होता है उसके लिए डिग्रियां मायने नहीं रखती। ये व्यक्ति अपने टैलेंट के दम पे, अपनी इंटेलिजेंसी के दम पे कंपनी में काम करता रहा, और इंजीनियर से प्रमोट होते 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 एक दिन इस कंपनी का चीफ इंजीनियर बन गया। क्या बन गया? ये चीफ इंजीनियर बना। और चीफ इंजीनियर क्यों बनाया गया? क्योंकि ये वैज्ञानिक माइंड का व्यक्ति था, इनोवेटिव माइंड का व्यक्ति था, अलग से समस्याओं को अलग तरीके से खोजता था, उनकी समस्याओं का समाधान बताता। उस समय एक समस्या थी, जब इनका कार्यकाल था, 19वीं सदी चल रही थी, 19वीं सदी का एंड चल रहा था और 20वीं सदी स्टार्ट हो रही थी। उस समय 1956 है ना, नहीं 1856, हाँ 19वीं सदी, ठीक है, 19वीं सदी और 20वीं सदी का प्रारंभ। तो उस समय इनके साथ में उस समय का जो सिनेरियो था, वो सिनेरियो ये था कि जो अमेरिका, यूरोपीय देश थे, इनमें बड़े बड़े उद्योगों की स्थापना हो गई थी। आपको पता है कि अमेरिका, यूरोप में औद्योगिक क्रांति हुई थी 18वीं सदी में। उस 18वीं सदी में जो औद्योगिक क्रांति हुई थी, उस क्रांति के परिणाम स्वरूप समस्या ये थी कि बड़े बड़ी मशीनों का आविष्कार हो गया, बड़े बड़े उद्योगों की स्थापना हो गई।
पहले कुटीर उद्योग होते थे, छोटे छोटे उद्योग होते थे, 10, 20, 50 लोग मिलके काम करते थे। उन पे आसानी से नियंत्रण रखा जा सकता था, उन पे पर्यवेक्षण आसानी से हो जाता था, उनके ऊपर देखरेख आसानी से हो जाती थी। अब मशीनें आ गई और मशीनों पर बड़े बड़े कारखानों में सैकड़ों और हजारों की संख्या में कर्मचारी काम करने लगे, कंपनियां बन गई। अब इन कंपनियों की समस्या क्या थी? कंपनियों की समस्या ये थी कि इन कंपनियों में काम करने वाले सैकड़ों हजारों जो कर्मचारी होते थे, ये कर्मचारी यूनियन बना लेते थे। मजदूर यूनियन जिंदाबाद। समझ गए मेरी बात? ये नीचे वाले जो कर्मचारी थे, निचले वाले, ये क्या कहते थे, संख्या में ज्यादा होते थे और ये यूनिटी बना लेते थे। और यूनिटी बना करके ये कर्मचारी आए दिन हड़ताल करते थे, तालाबंदी करते थे। ये वेतन भत्ता बढ़ाने की मांग करते थे और ये उच्च अधिकारी जो प्रबंधक हैं, कंपनियों के मालिक हैं, ये आपस में लड़ते रहते थे। प्रबंधक और कर्मचारी, ये कर्मचारी हैं, ये कौन है, प्रबंधक, आपस में एक दूसरे पर दोषारोपण करते थे, गलतियां एक दूसरे की बताते थे और आपस में लड़ते रहते थे। अब आप बताइए कि किसी कंपनी के अंदर कर्मचारी और अधिकारी आपस में लड़ेंगे, उनमें सामंजस्य नहीं है, तो कंपनी घाटे में जाएगी या प्रॉफिट में जाएगी? घाटे में जाएगी। कंपनी घाटे में जाती थी, उद्योग घाटे में जा रहे थे, बड़ी बड़ी कंपनियां बंद हो रही थी, कर्मचारी आए दिन बेघर बेरोजगार हो रहे थे। कर्मचारी मजदूर यूनियन जिंदाबाद के नारे लगाते थे, हड़ताल हो जाती थी, तालाबंदी हो जाती थी, आए दिन मार्क्सवाद जैसी बातें होने लगी थी, मजदूरों के हितों की बात होने लगी थी, पूंजीवादी यानी पैसे वालों के खिलाफ आवाज उठने लगी थी। तो ये जो बातें थी, एक ऐसा माहौल था जिस माहौल में उद्योगों की स्थिति बड़ी दयनीय थी। उद्योगों में काम कैसे करवाया जाए, इन नीचे लेवल के जो कर्मचारी अधिकारी हैं, आपस में झगड़े कैसे समाप्त हो इनके, और ये कर्मचारियों से काम कैसे करवाया जाए, संगठन में कर्मचारियों के कार्यों का प्रबंधन कैसे करवाया जाए, इनसे कैसे व्यवस्थित करें, इनके कामों को कैसे व्यवस्थित करें जिससे कि ये सब लोग काम करें और मिलके काम करें, आगे बढ़े। टेलर, चूंकि आपको पता है कि मजदूर की हैसियत से काम किया हुआ उस व्यक्ति ने, उसको सब अनुभव था, नीचे वाले क्या सोचते हैं, कैसे काम करते हैं, क्या बदमाशी करते हैं, सब पता था उसको। और टॉप लेवल पे भी पहुंचा था तो उसको ऊपर वालों का भी पता था। उसने वैज्ञानिक माइंड का था, इनोवेटिव माइंड का था, इसलिए इसने यहां काम करने के नए नए वैज्ञानिक तरीके इजाद किए, नई नई तकनीकें बताई और नए तकनीकें, नई नई जो शोध किए, रिसर्च किए कंपनियों में, और रिसर्च पेपर पब्लिश करवा करके उनको लागू करवाया। और लागू करवाने का परिणाम ये हुआ कि जो संगठन घाटे में जा रहे थे वो किस में आ गए, प्रॉफिट में आए। अब आप सोचो कि अगर कोई संगठन घाटे में जा रहा है और उसके अपोजिट प्रॉफिट में आ जाए, तो जिस वजह से आया उसकी लोकप्रियता होगी कि नहीं होगी? इसने वैज्ञानिक प्रबंधन के सिद्धांत बताए। वैज्ञानिक प्रबंधन शब्द होता क्या है, पहले ये जान लें। वैज्ञानिक प्रबंधन, वैज्ञानिक प्रबंधन क्या होता है? इंग्लिश में इसको कहते हैं हम लोग साइंटिफिक मैनेजमेंट। सिंपल शब्दों में अगर हम कहें तो ये कह सकते हैं कि तार्किक तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से, तार्किक तरीके से किसी काम को व्यवस्थित करना। आप पढ़ाई करते हो तो पढ़ाई करने के कई सारे तरीके होते हैं नहीं होते? होते हैं ना। सो के पढ़ता है, भाग के पढ़ता है, दौड़ के पढ़ता है, गाना सुन के पढ़ता है, यूट्यूब देख करके पढ़ता है, कैसे कोई लिख के पढ़ता है। सही है कि नहीं? सब व्यक्तियों के अपने अपने तरीके हैं पढ़ने के। लेकिन कभी आपने सोचा कि कौन सा तरीका सबसे बेस्ट है? वो तरीका सबसे बेस्ट है जिसमें कम से कम लागत पर ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिविटी हो। प्रोडक्टिविटी मतलब
कि आपका समय भी कम लगे, लागत भी कम लगे और आपको ज्यादा से ज्यादा दिमाग में याद रहे। वो तरीका सबसे बढ़िया तरीका, उसी सबसे बढ़िया तरीका मतलब कामों को वैज्ञानिक तरीके से व्यवस्थित करना, काम करने की प्रक्रिया का अध्ययन करके और उसको व्यवस्थित कर लेना, उसको तार्किक तरीके से व्यवस्थित कर लेना ही क्या कहलाता है? वैज्ञानिक प्रबंधन। इसने संगठन में जो काम किए जाते थे इनका वैज्ञानिक अध्ययन किया, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद इन काम करने के तरीकों को व्यवस्थित कर दिया, तार्किक तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से, तकनीकों के साथ जोड़ करके इनको व्यवस्थित कर दिया, नई नई तकनीकें बता दी, नए नए सिद्धांतों की खोज कर दी अपना एनालिसिस करके, और उसके आधार पर इसने वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत प्रतिपादित कर दिए। वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांतों की लोकप्रियता धीरे धीरे, एक्चुअल में जब इसकी किताब, जो इसकी बुक थी ना लास्ट वाली, प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत, हिंदी अर्थ करें तो क्या हुआ इसका? वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत। ये किताब का नाम है इसकी का, वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत। इस किताब को 1911 में पब्लिश करवाया था इसने। इस किताब के पब्लिश होने से उद्योग जगत में क्रांति आ गई। उद्योग जगत में क्रांति कैसे आ गई कि उद्योग जगत में जिन जिन उद्योगपतियों ने, बड़े बड़े मैनेजमेंट गुरुओं ने इसको पढ़ करके समझ के अपने अपने उद्योगों में लागू किया, तो जो उद्योग बंद होने की कगार पे थे वो प्रॉफिट में आने लग गए। वहां ड्रास्टिकल चेंज आ गया। तो इस सिद्धांतों की लोकप्रियता बहुत तेजी से बढ़ी, और चूंकि ये सिद्धांत सबसे पहले किसने प्रतिपादित किए? टेलर ने प्रतिपादित किए, इसलिए टेलर को वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांतों का जनक माना जाता है। टेलर ने ये सिद्धांत दिए, इनकी लोकप्रियता एक आंदोलन के रूप में बहुत तेजी से फैली, आंदोलन के रूप में बहुत तेजी से फैली। इसलिए टेलर के इस सिद्धांतों की लोकप्रियता को वैज्ञानिक प्रबंध आंदोलन नाम दिया जाता है, वैज्ञानिक प्रबंध आंदोलन नाम दिया जाता है। और चूंकि इन सिद्धांतों को देने वाला टेलर है, इसलिए इन सिद्धांतों या इनकी विचारधारा को टेलरवाद या टेलरिज्म के नाम से भी जाना जाता है। यहां तक की बात समझ में आई? देखो बेटा, इसने किया क्या? ये कुछ नहीं, बहुत ज्यादा साइंटिफिक माइंड का व्यक्ति था। साइंटिफिक माइंड का व्यक्ति होने के नाते इसने संगठन में अंदर कैसे काम होता है, इस काम करने की प्रक्रिया का गहराई से अध्ययन किया। कर्मचारी कैसे काम करते हैं, बेस्ट वे कैसे क्या हो सकता है, कौन से तरीके से करें जिसमें कम से कम लागत, ज्यादा से ज्यादा उत्पादन होवे, उन तरीकों की खोज की इसने, उन तकनीकों की खोज की इसने, वैज्ञानिक एक्सपेरिमेंट किए इसने संगठन में काम करने के, और उनके आधार पे इसने काम करने के सर्वोत्तम तरीके की खोज की, बेस्ट वे की खोज की, और उसी को वैज्ञानिक तरीका कहा। यानी ये एक तरह से संगठन की कार्य पद्धति में सुधार करने पर बल देता है। ये कहता है कि संगठन में काम करने की भौतिक दशाएं, कर्मचारियों को छायादार स्थान हो, खाने पीने की बढ़िया व्यवस्था हो, प्रॉपर रेस्ट होना चाहिए, योग्यता के आधार पर उनको भर्ती करना चाहिए, जो चीजें इसने बताई, मतलब संगठन के अंदर काम करने की दशाएं अच्छी होंगी तो संगठन में कर्मचारी ज्यादा उत्पादन करेगा। जितना ज्यादा आप अच्छी दशाएं देंगे, भौतिक सुविधाएं देंगे कर्मचारियों को, वो उतना ही उत्पादन को बढ़ाएगा। ये बात इसने कही थी, किसने? टेलर ने कही थी। यहां तक की बात समझ में आई? एक्चुअली में इसने किया क्या, इसकी जो किताबें हैं, इन किताबों में सबसे पहले लेख है, कौन सा है? एपीसरेट सिस्टम। एपीसरेट सिस्टम है क्या? एपीसरेट सिस्टम में इसने क्या किया, एक्चुअली कंपनी में या संगठन में काम करने वाले जो कर्मचारी थे, उन कर्मचारियों को जो भुगतान किया जाता था, जो वेतन दिया जाता था, उस वेतन देने की प्रक्रिया को बदल दिया। पहले क्या था, कंपनी में ठेके पर मजदूर मंगवाए जाते थे। ठेके पर, ठेके का मतलब है एक ठेकेदार को टेंडर दे दिया कि भैया हमारी कंपनी में 100 मजदूर चाहिए, हम तुम्हें 100 रुपये पर मजदूर के हिसाब से, पर डे के हिसाब से आपको पेमेंट दे देंगे, हमें
100 कर्मचारियों की भर्ती करके और हमारी कंपनी में डेली काम करवाना है। अब ठेकेदार क्या कर रहा है? ठेकेदार को पता है कि कंपनी में काम करवाना है, 100 मजदूर चाहिए, 100 रुपये पर डे के हिसाब से पर मजदूर को मिलेगा, तो वो पूरे पैसे नहीं देता था, वो भी तो कमाएगा। वो क्या कहता था, 80 रुपये, समझाने के लिए बता रहा हूं, 80 रुपये में मजदूर लाता था, मतलब सबसे सस्ते मजदूर लाने की कोशिश करता, जो सबसे कम रेट में आएगा, चाहे वो योग्य है चाहे नहीं है, उस काम को करने के वो योग्य है चाहे नहीं है, वो सस्ता मजदूर ढूंढता था। कंपनियां भी सस्ते ठेकेदार ढूंढती थी, जो सस्ते से सस्ते मजदूर उपलब्ध करवा दे, उन्हीं को वो ठेका दे देती थी। अब सस्ते मजदूर जब आते थे तो आपको पता है कि एक तो होता है स्किल्ड पर्सन, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं बात करूं कि आपको एक तो नॉन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का टीचर पढ़ाए और एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एक्सपर्ट पढ़ाए, तो किसके काम में परफेक्शन आएगा? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के एक्सपर्ट के काम में आएगा। तो ऐसे ही काम को करने का जो एक्सपर्ट है, उसके बजाय जो नॉन एक्सपर्ट होते थे उनको ले आते थे, भीड़ इकट्ठी होती थी, वो काम नहीं करते थे, फालतू की बकवास करते थे, आए दिन हड़ताल और तालाबंदी करते थे। इसने क्या किया, पीस रेट के आधार पर भुगतान करना शुरू कर दिया। ये मैं बताऊंगा क्या किया था इसमें, अभी केवल इतना सा ध्यान रख ले, आगे तकनीकों में आएगा। एक पीस रेट सिस्टम में इसने वेतन देने की प्रणाली को बदल दिया पूरी तरह से। कर्मचारियों को भुगतान कैसे देना है ये इसने डिसाइड किया, एक अलग तरीका बताया। दूसरा है शॉप मैनेजमेंट। शॉप मैनेजमेंट, दुकान प्रबंधन, हिंदी अर्थ क्या होता है इसका? दुकान प्रबंधन। एक्चुअली देखो, शब्दों से मत उलझना, इसने स्पेशल शब्द यूज किए हैं, कुछ स्पेशल टर्म्स यूज किए हैं, वो अजीब सी हैं, लेकिन आप लोगों को जब मीनिंग समझोगे ना तो बहुत आसान हो जाएगा। जैसे शॉप मैनेजमेंट, एक्चुअल में दुकान प्रबंधन, ये संगठन का जो निचला स्तर होता है ना, निचला स्तर, इस निचले स्तर को ये शॉप लेवल बोलता है। क्या बोलता है? शॉप लेवल। इसको शॉप लेवल बोलता है, दुकान स्तर बोलता है। मतलब निचले लेवल पर काम करने वाले कर्मचारियों को कैसे मैनेज किया जाए। इसने जो दूसरा लेख था इसका, शॉप मैनेजमेंट, इस शॉप मैनेजमेंट में क्या लिखा कि नीचे वाले कर्मचारियों के कार्यों को कैसे मैनेज किया जाए, इनके कार्यों को कैसे व्यवस्थित किया जाए। मतलब ये कम से कम लागत पर बेटर से बेटर उत्पादन कर सके, ऐसा कोई प्रबंधन हो, ऐसे काम को, इनके कामों को व्यवस्थित किया जाए कि ये काम में ही लगे रहें। इस तरीके का इसने व्यवस्था की थी। उस व्यवस्था के बारे में इसने जिस लेख में बताया था उसका नाम क्या लिखा इसने? शॉप मैनेजमेंट। क्लियर? पीस रेट में क्या बताया था? वेतन देने की प्रणाली। दूसरा शॉप मैनेजमेंट, निचले लेवल के कर्मचारियों से दुकान स्तर के कर्मचारियों से कैसे काम करवाया जाए, इस बात को समझाया। तीसरी बात, तीसरा कौन सा है? दी आर्ट ऑफ कटिंग मेटल, धातु काटने की कला। धातु काटने की कला, हिंदी अर्थ क्या हुआ इसका? धातु काटने की कला, दी आर्ट ऑफ कटिंग मेटल, धातु काटने की कला। एक्चुअली क्या था कि ये कंपनी जो थी, इस कंपनी में, मिडवेल स्टील कंपनी में जिसमें इसने काम किया था, उसका काम क्या था कि उसकी खानें थी, माइंस, उसमें से कच्चा लोहा निकाला जाता था। क्या निकाला जाता था? कच्चा लोहा। उस कच्चे लोहे को निकाल करके उसको, उसके जो कंपनी का प्लांट होता था वहां प्लांट पे पहुंचाया जाता था, फिर वहां पर भट्टियों में इसको गला करके, पिघला करके लोहे को, इसमें से अशुद्धि दूर की जाती थी, और अशुद्धि दूर करने के पश्चात उसमें दूसरी अन्य धातुएं मिला करके स्टील बनाई जाती थी। क्या बनाई जाती थी? स्टील। स्टील की पतली पतली चद्दरें बनाई जाती थी, और उन चद्दरों को काट करके और स्टील के बर्तन, सामान वगैरह जो बनता ना स्टील का, वो सामान बनाया जाता था। तो स्टील के बर्तन, सामान वगैरह जो बनाए जाते थे, तो उसके लिए स्टील को काटना पड़ता था, और स्टील को काटने की जो प्रक्रिया थी बड़ी मुश्किल थी। वो इसने इस किताब, इस लेख के अंदर काम, धातु को काटने की, स्टील की जो चद्दरें थी उनको काटने की एक आसान तकनीक बता दी, आसान प्रक्रिया बता दी, एक नया
इनोवेशन कर दिया इसने, और उसमें से जो तकनीक थी उस तकनीक से उसको काटने में ज्यादा टाइम नहीं लगता था, ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती थी। यानी ऐसा आविष्कार किया जिससे कि धातु आसानी से कट जाए। उसका उल्लेख किसमें किया इसने? समझ में आ गई मेरी बात? ये नई नई तकनीकें बताता था, नई नई चीजें बताता था। इन तीनों को शामिल किया और अपने कुछ और भी रिसर्च थे, उन सबको मिलाकर के इसने किताब छपवा दी। कौन सी? प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक, 1911 में। बेटा ये ध्यान रखना कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। आपसे पूछ लेगा कि ये किताब किसकी है, कौन से सन में आई, और आजकल ऐसे भी क्वेश्चन पूछने लगा है कि इनको क्रमबद्ध कीजिए। इनको लिख देगा, इनके सामने सन लिख देगा, उनसे मिलान करवा लेगा, सुमेलित कीजिए। समझ गए मेरी बात? तो आप लोगों को ये क्रम याद रखना है। सबसे पहले क्या है? देखो याद नहीं रहे तो याद करने की एक ट्रिक बता देता हूं छोटी सी। आपको कपड़ा सिलवाना है, आपको कपड़े सिलवाने तो किसके पास जाओगे? किसके पास जाओगे? टेलर के पास जाओगे ना। आपको कोई कपड़े सिलवाने, ड्रेस सिलवानी है तो आप कहां जाओगे? टेलर के पास जाओगे। तो टेलर के पास आप कपड़े का पीस लेके जाओगे, कपड़े का पीस लेकर के कहां जाओगे? टेलर की दुकान पे जाओगे। कपड़े का पीस लेके टेलर की दुकान पे जाओगे और टेलर उसकी कटिंग करेगा और कटिंग करके उसको अपने सिद्धांतों के अनुसार सिलेगा। सिद्धांतों के अनुसार क्या करेगा? वो सिलेगा। भाई कपड़ा सिलने के भी कुछ सिद्धांत तो होते हैं, तरीके होते हैं, तो उन सिद्धांतों के अनुसार वो क्या करेगा? सिलेगा। तो सबसे पहले कपड़ा चाहिए, कपड़ा के बाद वो टेलर की दुकान पे जाएगा, फिर टेलर की दुकान से उस पर टेलर क्या करेगा? कटिंग करेगा, और कटिंग करने के कुछ सिद्धांत होते हैं। शायद मैं समझता हूं कि आप लोगों को अब ये याद हो जाएगा। आप क्रम से याद कर लेना: पीस रेट सिस्टम, शॉप मैनेजमेंट, द आर्ट ऑफ कटिंग मेटल और प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। यहां तक की बात सबको समझ में आ गई क्या? देखो ये परिचय की बातें हैं। ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के क्षेत्र में एकमात्र विचारक है जिसको वैज्ञानिक का दर्जा दिया जाता है। क्या दिया जाता है? वैज्ञानिक। इसके नाम के आगे वैज्ञानिक शब्द भी लगाया जाता है, वैज्ञानिकों की श्रेणी में इसको रखा जाता है, क्योंकि इसने नए नए आविष्कार किए थे, नई नई तकनीकें बताई थी बहुत सारी। अब अपन बात करते हैं कि इसके जो सिद्धांत थे, ये जो किताब थी जब 1911 में ये पब्लिश हुई तो इस किताब की लोकप्रियता बहुत तेजी से होने लगी, जिसको बहुत सारे उद्योगों के मालिकों ने, मैनेजरों ने, बड़े बड़े विचारकों ने इसको पढ़ा, और पढ़ने के बाद इसको लागू किया तो उनको लगा कि वाकई में ड्रास्टिकल चेंज हो रहा है। तो इसकी लोकप्रियता एक आंदोलन के तौर पे, जैसे आंदोलन बहुत तेजी से फैलता है ना, ऐसे ही इसकी लोकप्रियता भी बहुत तेजी से अमेरिका और यूरोपीय देशों में फैली, क्योंकि वहीं पे इंडस्ट्रियलाइजेशन था। हमारे देश में तो था नहीं इंडस्ट्रियलाइजेशन उस टाइम। तो अमेरिका और यूरोपीय देश विकसित है ना, तो वहां इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत पहले हो गया, औद्योगिकीकरण पहले हो गया। हमारे देश में तो आज भी पूरी तरह से औद्योगिकीकरण नहीं है, हम लोग अभी उसकी ओर बढ़ रहे हैं। तो अमेरिका और यूरोपीय देशों में इसकी लोकप्रियता बहुत तेजी से फैली, वहां से बढ़ते 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 ये यूएसएसआर में भी पहुंच गई। लोकप्रियता इसकी कहां पहुंच गई? यूएसएसआर। अब ये यूएसएसआर क्या है भैया? क्या है थोड़ा बता दो ना यार, क्या है? सोवियत संघ। यूनाइटेड स्टेट और सोवियत रशिया, यूएसएसआर। पहले आज जो रूस है, रूस आजकल चर्चाओं में है कि नहीं है? क्यों है? यूक्रेन के साथ युद्ध लड़ रहा है। 1991 से पहले यूक्रेन सोवियत संघ का पार्टी हुआ करता था। आपको बता दूं, ये 12 देशों का समूह होता था सोवियत संघ। ये सब के सब साम्यवादी देश होते थे,
और रूस सबसे ताकतवर, रूस का ही हिस्सा थे ये सब के सब। लेकिन 1991 में सोवियत संघ का विखंडन हो गया और सोवियत संघ टूट गया और बहुत सारे देश बन गए, 12 देश, अलग अलग देश बन गए, जिनमें रूस सबसे शक्तिशाली। तो रूस का जो राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन, दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी मानता हूं मैं उसको, इंटेलिजेंट आदमी भी मानता हूं उसको। क्यों? क्योंकि 1991 में रूस कमजोर हो गया था बहुत ज्यादा, लेकिन उस व्यक्ति ने रूस को वापस खड़ा कर दिया। सैन्य शक्ति के मामले में आज भी रूस अमेरिका को टक्कर देता है। किसी जमाने में यूक्रेन इसका रसिया का पार्ट होता था, आजकल यूक्रेन की आधा पार्ट जो है अमेरिका का समर्थक है और आधा पार्ट रूस का समर्थक है। जिसकी सीमा रूस से मिलती है उधर के लोग जो है साम्यवादी प्रभाव है, और जिनकी यूरोपीय देशों से मिलती है, पश्चिमी यूरोपीय देशों से, यूक्रेन की, तो वहां का जो राष्ट्रपति है जेलेंस्की, वो किसका समर्थक है? अमेरिका का समर्थक है, पूंजीवादी विचारधारा का समर्थक है। और वो धीरे धीरे वहां पे नेटो के साथ संधि करने जा रहा था। नेटो के साथ संधि करना, नाटो मतलब पूंजीवादी देशों का एक लड़ाकू संगठन है, सही कि नहीं? जिसका लीडर कौन है? अमेरिका। और उसके बदले में साम्यवादी देश रूस ने वर्साई संधि, वर्सा पैक्ट किया था। तो आप लोगों को पता होगा, तो रूस नहीं चाहता कि किसी भी स्थिति में वहां नेटो की सेनाएं यूक्रेन में आए, क्योंकि रूस के जो सैन्य ठिकाने हैं वो नजदीक हैं यूक्रेन के। मॉस्को वगैरह जो है, बड़े बड़े शहर, वो नजदीक हैं, मिसाइलें वगैरह तैनात करने का मौका मिल जाएगा। इसलिए उसने अपने सामरिक हितों को ध्यान में रख करके युद्ध लड़ा यूक्रेन के खिलाफ। यूक्रेन का जो राष्ट्रपति है वो मान नहीं रहा था, तो उसके खिलाफ उसने युद्ध लड़ा। कोई भी देश अपने हितों की रक्षा के लिए सबसे पहले प्रतिबद्ध होता है। तो मैं आप लोगों को ये बता रहा था कि ये जो लोकप्रियता है किसकी? वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांतों की लोकप्रियता धीरे धीरे बढ़ते अमेरिका, यूरोपीय देशों से होते हुए सोवियत संघ में पहुंच गई। 1920 से 30 के दशक में ये सोवियत संघ में पहुंच गई, और 1920 के दशक में जब ये सोवियत संघ में पहुंची तो वहां पर वैज्ञानिक प्रबंध आंदोलन को वहां की स्थानीय भाषा में स्ताखानोवाइट आंदोलन के नाम से जाना गया। स्ताखानोवाइट क्या है? वैज्ञानिक प्रबंध आंदोलन का ही दूसरा नाम है, और ये रूसी भाषा में है, रशियन। साम्यवादी जो देश हैं उन देशों की भाषा में है क्या? स्ताखानोवाइट आंदोलन। समझ में आ गया क्या? पॉइंट क्लियर हो गया? दूसरा हेडिंग डाल लो, स्ताखानोवाइट। स्ताखानोवाइट स्ताखानोवाइट लिखो इसमें। वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांतों की लोकप्रियता वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांतों की लोकप्रियता 1920 के दशक में 1920 के दशक में वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांतों की लोकप्रियता 1920 के दशक में अमेरिका और यूरोप होते हुए अमेरिका और यूरोप होते हुए अमेरिका और यूरोप होते हुए सोवियत संघ यूएसएसआर, ब्रैकेट में लिख लेना, यूएसएसआर, सोवियत संघ में पहुंची।
सोवियत संघ में पहुंची, जहां इसे स्थानीय भाषा में स्ताखानोवाइट के नाम से जाना गया। स्ताखानोवाइट नाम से जाना गया। तो आपसे क्वेश्चन पूछ ले एग्जामिनर कि पिस्ता खाने वाला आंदोलन किस देश में हुआ था? कौन सा? देखो ये शब्द याद नहीं रहेगा, तो मैंने तो याद करने का तरीका ये निकाला कि पिस्ता खाने वाला आंदोलन, इससे मिलता जुलता दिख जाए तो समझ जाओगे कौन सा। स्ताखानोवाइट आंदोलन। स्ताखानोवाइट आंदोलन, इसको आप चाहो तो याद करने के लिए पिस्ता खाने वाला आंदोलन याद कर लेना, ठीक है ना। तो ऑप्शन में पिस्ता खानोवाइट आंदोलन के नाम से ही जान करके स्ताखानोवाइट कर देना, ठीक है। इससे मिलता जुलता नाम देख के आप इसका आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डालो, सोल्डरिंग। अच्छा, सोल्डरिंग क्या है? क्या होती है सोल्डरिंग? हमारे देश में तो जो इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करते हैं, वो टिन और वो टांका लगाते हैं, उसको सोल्डरिंग बोलते हैं, है ना। नहीं, यहाँ पे सोल्डरिंग का मतलब वो नहीं है। टेलर ने संगठन की मूल समस्या का पता लगाना चाहता था कि संगठन में जो घाटे में जाता है, उद्योग जो है वो घाटे में जाते हैं, संगठन घाटे में जाता है, उसके घाटे में जाने के मूल कारण क्या है। उसने इसका गहराई से अध्ययन किया, संगठन का बहुत गहराई से अध्ययन किया, इसकी कार्यप्रणाली का गहराई से अध्ययन किया, और इसने संगठन की मूल समस्या का पता लगाया। और मूल समस्या का पता लगा करके उस मूल समस्या का नाम दिया इसने क्या? सोल्डरिंग। संगठन की जो मूल समस्या है, बेसिक समस्या है, आधारभूत समस्या है, उस समस्या को इसने क्या नाम दिया? सोल्डरिंग। और सोल्डरिंग का मतलब है काम चोरी। क्या है? मैंने कहा था नामों से मत डरना, सिंपल अर्थ हैं। इसने शब्द यूज किए हैं, अब जो शब्द इसने यूज किए हैं वो हमें लेने पड़ेंगे, लेकिन मीनिंग बताऊंगा। और मैं आपको लास्ट तक एक चीज याद दिला रहा हूं कि लास्ट क्लास में भी आप लोग याद रखोगे कि कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर किए बिना मैं आप लोगों को आगे नहीं पढ़ाऊंगा। हर सब्जेक्ट, हर टॉपिक, हर बात, हर शब्द आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। फिर भी कोई समझ में नहीं आया तो दोबारा पूछ लेना। काम चोरी की घटना, काम चोरी की घटना मतलब संगठन की मूल समस्या इसने क्या बताई कि संगठन में ये कर्मचारी जो है ना, ये कर्मचारी काम चोरी करते हैं, जानबूझ के काम चोरी करते हैं, मक्कारी देते हैं। कर्मचारी जो होता है वो संगठन में जानबूझ करके काम चोरी करता है। इस काम चोरी की घटना को ही इसने संगठन के घाटे में जाने का मूल कारण बताया। उसने कहा कि संगठन की जो मूल समस्या है, संगठन के बंद होने की, संगठन के उत्पादन कम होने की, लाभ कम होने की, आपस में झगड़ों की जो भी समस्या है, उसकी मूल समस्या क्या है कि कर्मचारी मक्कार है, काम नहीं करता है, कर्मचारी काम चोरी करता है। इसने काम चोरी की घटना को सोल्डरिंग कहा। और इतना ही नहीं, इसने काम चोरी की घटना को बहुत गहराई से देखा, अच्छे से विश्लेषण किया, क्योंकि खुद भी कर्मचारी रह चुका था।
तो कर्मचारी कैसे काम करते हैं उसको गहराई से विश्लेषण करके इसने इस शोल्डरिंग या काम चोरी की घटना को गहराई से विश्लेषण किया और इसने इस काम चोरी की घटना को दो भागों में बांटा। दो प्रकार की काम चोरी बताया कि कर्मचारी दो तरह से काम चोरी करते हैं। कर्मचारी दो तरह की काम चोरी करते हैं। एक तो होती है स्वाभाविक काम चोरी। कौन सी? स्वाभाविक काम चोरी। और दूसरी होती है व्यवस्थित काम चोरी। इसने काम चोरी की घटना को दो भागों में बांटा, एक स्वाभाविक काम चोरी और दूसरी व्यवस्थित। ये स्वाभाविक काम चोरी क्या होती है? इसने कहा कि संगठन में जो कर्मचारी काम करते हैं उन कर्मचारियों को काम करते करते थकान हो जाती है। थकान हो जाती है तो शारीरिक थकान, क्या बोला उसने? शारीरिक थकान। शारीरिक थकान और व्यक्ति की स्वाभाविक आदतों के कारण, व्यक्ति की स्वाभाविक आदतों के कारण, दो शब्द यूज किए उसने, शारीरिक थकान और व्यक्ति की स्वाभाविक आदतों के कारण। आदत क्या होती है? बीड़ी पीना है। वेरी गुड। बीड़ी पीने बैठ गया, मक्कारी देगा, आराम से करेगा। एक्चुअली क्या था, इस बात को समझो। कर्मचारी काम करते करते उसको पता है दिन भर में, आप कभी किसी का घर बन रहा हो, मकान बन रहा हो, आप लोगों ने देखा होगा मजदूर जो काम करते हैं, उसको पता है कि मुझे दिन भर में 100 रुपए मिलने हैं। चाहे मुझे 100 ईंटें पहुंचाऊं ऊपर, चाहे 50 पहुंचाऊं, शाम को मुझे 100 रुपए ही मिलने हैं। तो अब एक बात बताओ, कर्मचारी ज्यादा ईंटें पहुंचाएगा या कम पहुंचाएगा? कम पहुंचाएगा। जानबूझ के मक्कारी देगा, वो देगा नहीं देगा? आराम आराम से उठाएगा, रखेगा, फिर चलेगा, और फिर बीच में 10-15 मिनट बाद जब थक जाएगा थोड़ा सा तो बैठ जाएगा, थोड़ा आराम करेगा। आराम करेगा, उसको आदत है बीड़ी पीने की, तो वो बीड़ी पिएगा, खुद भी बीड़ी पिएगा, साथ में दूसरे को भी कहेगा, अरे राम सिंह आया बीड़ी तो पी ले, बैठ यार, अरे सस्ता ले थोड़ा सा यार, बैठ तो सही। खुद भी बैठ गया, दूसरे को भी बैठा लिया। जब तक सुपरवाइजर नहीं आएगा देख रहे हैं के लिए, चाय पीने लग जाएगा, बीड़ी पिएगा। जो भी स्वाभाविक आदतें हैं, बतियाने की आदत है तो बतलाता रहेगा। सही है ना? तो कर्मचारी एक्चुअल में क्या था कि उस समय माइंस में से लोहा निकाला जाता था इसकी कंपनी में, और इसने देखा कि जो लोहा निकालने वाले कर्मचारी थे, पहले क्या था कि कर्मचारियों को खुद को ही अपना सामान लाना पड़ता था। जो भी काम करते थे, आपने देखा होगा मकान बनाने वाले जो मकान के कारीगर वगैरह आते हैं, वो अपना कई सारी चीजें खुद का लाते हैं, सामान खुद का लाते हैं। तो कर्मचारी जो है खुद का सामान लाते थे। खुद का सामान लाने का मतलब क्या हुआ कि वो फावड़ा, कुदाली, परात, जो भी लाना है वो खुद ही लाते थे। और आप लोगों को ये पता होगा कि मैंने तो अभी प्रैक्टिकली ये अनुभव बहुत जल्दी कर लिया, क्योंकि अभी जस्ट मैंने मकान बनाया था, तो मैं पिछले 1.5 साल से बहुत अनुभवी हूं। तो उनकी खासियत ये होती है कि ये मजदूर जो होता है वो अपने आप को 1.5 सियाना बनने की कोशिश करता है। सही है गलत है? मैं उसको 1.5 सियाना क्यों कहता हूं? 1.5 सियाना इसलिए कहता हूं कि वो होता सीधा आदमी है, पर वो शाण पत्ती दिखाने के चक्कर में शाना बनने की कोशिश करेगा, और ऐसा लगेगा कि सामने, वो सोचता है कि किसी को पता ही नहीं है, पर सामने वालों को सब पता होता है। शाण पत्ती में अपना खुद का नुकसान कर लेता है वो। एक्चुअली वो क्या करता है कि फावड़ा उसको लाना है। अब उसको पता है कि ये फावड़े से मुझे रोजाना काम करना है, तो फावड़ा मजबूत बनवाएगा या हल्का बनवाएगा? बताओ। मजबूत बनवाएगा ना? मजबूत बनवाएगा ताकि जल्दी टूटे नहीं।
जल्दी से टूटे नहीं। अब जहां 1.5 किलो का फावड़ा बनना चाहिए वहां वो 2.5 किलो का फावड़ा मजबूती के चक्कर में बनाएगा। फिर दूसरा क्या कहता था कि फावड़ा या कुदाली है तो उस पर डेली धार नहीं लगाएगा, तीखापन नहीं लाएगा उस पर, क्योंकि ज्यादा घिसेगा तो लोहा ज्यादा कटेगा। फिर दूसरी बात, ज्यादा धार लगाएगा तो काम भी तो ज्यादा करना पड़ेगा उसको, काम तो कम करना है वहां जाके, क्योंकि उसको तो फिक्स पैसे मिलने। तो जानबूझ करके वो क्या करता था कि फावड़ा कुदाली वगैरह वो प्रॉपर तरीके से नहीं बन पाता था, भारी लेके आता था। अब एक 2.5 किलो का फावड़ा लेकर के व्यक्ति काम करेगा तो आप सोचो जल्दी थकेगा नहीं थकेगा? थकेगा। अब थकेगा तो आराम करेगा, आराम करेगा तो बीड़ी पिएगा, बीड़ी पिएगा तो 2 लोगों को और बैठाएगा और साथ में बातें करेगा और काम चोरी होगी काम की। अगर मैनेजर सुपरवाइजर आ गया ऊपर से तो डंडे लगे के या कुछ भी डांटेगा, अरे बैठे हो तुम लोग, काम नहीं कर रहे, क्या कर रहे हो? कहे तो रहे साहब आराम थोड़ा सा है, थक गए थे, बीड़ी तो पिए, मरो थोड़ी जाए। कर रहे हैं साहब, कर रहे हैं, ला आ जाओ रे, आ जाओ, चलो चलो, ऐसे कहते हैं। और फिर वो काम करेगा आराम से, 2 फावड़े खोदेगा, खोद के थोड़ा सा डालेगा, उस परात में थोड़ा सा लेकर के आराम आराम से जैसे कैट वॉक कर रहा है रैंप पे, ऐसे चलेगा। सही है कि नहीं? और डाल के आ जाएगा। मतलब मन से काम नहीं कर रहा हो, उसको पता है मैं तो कम करूं चाहे ज्यादा करूं, मुझे तो पैसा उतना ही मिलना है, तो कोई भी ज्यादा काम करना नहीं चाहेगा। टेलर ने क्या किया? टेलर ने समझदारी से चीजों को देखा, समझा, और टेलर ने कहा, मजदूरों को कह दिया कि अब कंपनी के अंदर जो मजदूर है ना वो कोई भी सामान लेके नहीं आएगा, सबको कंपनी की ओर से सामान मिलेगा, सबको कंपनी की ओर से सामान मिलेगा। और उसने क्या किया कि जो फावड़े कुदाली वगैरह थे इनका मानकीकरण कर दिया, स्टैंडर्डाइजेशन कर दिया। जो 2.5 किलो का फावड़ा था उसका वजन घटा करके 1.5 किलो, 1.25 किलो कर दिया। और वजन घटाने के साथ में उसकी जो शेप थी, फावड़े की शेप जो परंपरागत चली आ रही थी, उसमें वैज्ञानिक तरीके से उसने एक्सपेरिमेंट करके देखा कि इस शेप में कितना काम होता है, इसमें ज्यादा होता है, किसमें होता है। उसने शेप बदल बदल के चीजों को देखा, तो जिस शेप में और जिस वजन में सबसे कम थकान और ज्यादा काम होता हो उसको उसने अपना लिया। और कंपनी की ओर से ऐसे फावड़े बनवा दिए, पराते बनवा दी, और डेली सुबह आकर के मजदूरों को कहा कि इस कमरे में से, स्टोर में से अपना अपना सामान इशू करवाओ, ले जाओ, काम करो, काम करके वो वापस जमा करा जाओ, वापस जमा करा जाओ। और शाम को 2-3 कर्मचारी और नियुक्त कर दिए कि डेली उन पे धार लगाओ, डेली उन पे धार लगाओ। अब कर्मचारियों के पास कोई ऑप्शन नहीं है। देखो, टेलर कहता है कि मैं स्वाभाविक काम चोरी को कम तो कर सकता हूं लेकिन इसको पूरी तरह समाप्त नहीं। क्यों? क्योंकि व्यक्ति कभी ना कभी तो थकेगा ही थकेगा, और बीड़ी पीने की आदत को मैं पूरी तरह खत्म नहीं कर सकता। टेलर का मेन बल इस पे नहीं था, इसको कम तो कर सकता है लेकिन इसको पूरी तरह समाप्त करने की बात उसने नहीं की। उसने, उसका जो मेन फोकस था वो इस पे था। कौन सी काम चोरी? व्यवस्थित काम चोरी। व्यवस्थित काम चोरी का मतलब है जिसको कर्मचारी जानबूझ करके मक्कारी दे करके काम करता था, काम चोरी करता था, सोच समझ के प्लानिंग तरीके से, प्लान्ड तरीके से कर्मचारी करते थे। आराम आराम से चलना, 2 फावड़े भर के लेकर के चल देना, टहलते टहलते आ रहे हैं, जा रहे हैं, बतियाने लग गए, जैसे ही देख लिया सुपरवाइजर नहीं है, बदमाशी कर ली। ये जो था इस पे फोकस था उसका। बोला ये काम चोरी अगर खत्म हो जाए सारे कर्मचारियों की तो काम में स्पीड डबल हो जाएगी, काम में स्पीड डबल, काम में स्पीड ज्यादा होगी, काम ज्यादा होगा, उत्पादन ज्यादा होगा, उत्पादन ज्यादा होगा, मार्केट में बिकेगा ज्यादा, बिकेगा ज्यादा तो कंपनी को फायदा भी होगा, कंपनी प्रॉफिट में आएगी, तो सबको तनख्वाह भी अच्छी मिलेगी। तो उसने मूल कारण को पकड़ा, उसने कहा मेरा जो बल है, मैं जो है इसको पूरी तरह समाप्त करूंगा, व्यवस्थित काम चोरी। इसका मेनली फोकस इस पे था कि वो व्यवस्थित काम चोरी को पूरी तरह समाप्त करना चाहता था। उसने की भी, इसने वैज्ञानिक प्रबंधन के सिद्धांत बताए, इसने तकनीकें बताई काम करने की, और इसके साथ में
इसने जो ए पीस रेट सिस्टम मैंने बताया था ना, लेख वेतन देने की नई प्रणाली बताई। अब वो प्रणाली क्या थी, शॉर्ट में बताता हूं आपको। प्रणाली कुछ नहीं है, प्रणाली सिंपल सी बात ये थी कि प्रणाली का मतलब ये है कि जहां पर डे का 100 रुपये दिया जाता है या महीने के 3,000 रुपये वेतन दिया जा रहा है, माना कि, समझने के लिए बता रहा हूं एग्जाम्पल, टेलर ने नहीं बताया, मैं बता रहा हूं। इस तरह से माना कि वो फिक्स ठेकेदारी प्रणाली पे चल रहा है। उसने क्या किया कि कर्मचारियों को वेतन देने की प्रणाली पर इकाई के हिसाब से कर दी। जितनी परात लोहा निकालेगा उसी के हिसाब से उसको वेतन दिया जाएगा। सही है गलत है? मतलब एक परात लोहा निकालने का उसने क्या कह दिया, एक रेट फिक्स कर दी, रेट फिक्स कर दी। माना कि एक तगारी या एक परात लोहा निकालेगा तो उसकी 2 रुपये के हिसाब से ऐसे फिक्स कर दिया। अब आपको पता है कि कर्मचारी को पता है कि मैं जितनी काम करूंगा उतना ही मुझे वेतन मिलेगा। अब बताओ काम कैसे करेगा वो? अब उसको पैसा चाहिए नहीं चाहिए? चाहिए। अब वो काम करेगा। अभी मैं जब तकनीकें पढ़ाऊंगा ना, तो तकनीकें पढ़ाते टाइम में डिफरेंशिएट पीस रेट सिस्टम पढ़ाऊंगा, जो ए पीस रेट सिस्टम में डिटेल में लिखा था उसी बात को बताऊंगा कि भुगतान कैसे दिया जाता था। तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि कैसे व्यवस्थित काम चोरी को इसने दूर कर दिया था। तो इसने संगठन में या उद्योगों में जो काम चोरी की घटना है, उस काम चोरी की घटना को क्या कहा? शोल्डरिंग। क्लियर? लिख लो। टेलर ने उद्योगों या संगठन की मूल समस्या के रूप में काम चोरी की घटना को पहचाना, जिसे उसने शोल्डरिंग कहा, जिसे उसने क्या कहा? शोल्डरिंग कहा। नेक्स्ट लाइन में लिखो, काम चोरी की घटना को दो प्रकारों में बांटा। पहला, स्वाभाविक काम चोरी। इसमें लिखो, डैश करके लिखो, स्वाभाविक काम चोरी में शारीरिक थकान एवं स्वाभाविक आदतों के कारण की जाने वाली कामचोरी। स्वाभाविक आदतों के कारण की जाने वाली कामचोरी। सेकंड लिखो, व्यवस्थित कामचोरी। सॉरी, एक मिनट, इसी में लिखो स्वाभाविक कामचोरी में एक लाइन और लिखो नीचे। स्वाभाविक कामचोरी में लिखना है, टेलर के अनुसार
इसे कम तो किया जा सकता है, इसे कम तो किया जा सकता है, लेकिन टेलर के अनुसार इसे कम तो किया जा सकता है, लेकिन पूर्णतया समाप्त नहीं किया जा सकता। उसने औजारों का मानकीकरण करके स्टैंडर्डाइजेशन मानकीकरण करके इसे कम किया। दूसरा लिखो, व्यवस्थित कामचोरी। व्यवस्थित कामचोरी सोच समझकर या जानबूझकर कर्मचारियों द्वारा की जाने वाली कामचोरी की घटना को टेलर ने व्यवस्थित कामचोरी कहा। टेलर इसे पूर्णतया समाप्त करना चाहता था। ये आपका हो गया क्या? शोल्डरिंग। और कल हम पढ़ेंगे पूर्व कल्पनाएं, वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत और मानसिक क्रांति और तकनीकें। समझ में तो आ रहा सबको? ठीक है, समझते जाइए आराम से, और पिछले सालों के पेपर्स देख लेना। कोई भी क्वेश्चन आपका जो पढ़ा रहा हूं उससे बाहर नहीं जाएगा।